Hello everyone, welcome to my channel Backbenchers Mentors. I am your mentor आशुतोष झा. So आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम के. हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहे हैं नेक्स्ट. तो आज का इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, और हम वीडियो के एंड में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन कंडक्टिंग शीट, चार्ज शीट. तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे थर्ड एप्लीकेशन के साथ, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर पे. तो इसमें क्या है, इसमें हमारे पास एक स्फीयर होता है जिसमें चार्जेस क्या होते हैं, पूरे स्फीयर में फैले होते हैं. जब हम बात करते हैं नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की, यानी स्फीयर है तो ये क्या है, ये सॉलिड है. कल जो हमने पढ़ा था वो हॉलो था. हमने कल दो एप्लीकेशन देखे थे गॉस थ्योरम के, जहाँ पे हमने एक इनफाइनाइट लीनियर चार्ज लिया था और एक हमने कंडक्टिंग स्फीयर लिया था. तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप आई बटन पे जाके चेकआउट कर सकते हैं. और इसमें क्या है, हमने ये जो लिया है ये क्या है, सॉलिड है, ठीक है. और इसमें जो चार्ज है ये पूरी बॉडी में हर जगह पे फैले हुए हैं. यहाँ पे जो चार्ज है ये रिसाइड नहीं करते सरफेस के ऊपर, और यहाँ पे इसका रेडियस है आर, सेंटर ओ. और कल की वीडियो की तरह जैसे हमने कल देखा था, जो हमारा स्मॉल आर था, स्मॉल आर क्या था, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी वेयर वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड. मतलब इस सॉलिड स्फीयर पे हमने ये पी पॉइंट कहीं पे कंसीडर किया, लाइक एक बार अंदर कर ले रहे हैं, एक बार सरफेस पे और एक बार बाहर. तो ये जो तीन पोजीशन है, हम इन तीन पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे. अलग अलग केसेस देखेंगे इसके बारे में. पहला केस क्या है, पहला केस है व्हेन स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर. Small r is the distance of point P where we have to find electric field, और capital R radius of that non-conducting sphere. ठीक है. तो यहाँ पे जो point P है वो लाई कर रहा है कहाँ पे, सरफेस के ऊपर, जहाँ पे स्मॉल r और कैपिटल R इक्वल है. मतलब अभी P कहाँ है, इस पॉइंट पे है, ठीक है. अभी के लिए इसको हटा देते हैं. पॉइंट P हमारा सरफेस के ऊपर है. तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, गॉस थ्योरम हमने पढ़ी हुई है, EDS इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट. तो अभी के लिए हमारा ये डायग्राम है जहाँ पे हमारा ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं. लाइक गॉसियन सरफेस भी हमारा कंडक्टिंग सरफेस के इक्वली आ रहा है. इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगी, आउटवर्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव चार्ज से बाहर के डायरेक्शन में निकलती है. तो ये बाहर आएगा, एरिया वेक्टर 90 डिग्री हो जाएगा सरफेस के ऊपर, यानी DS वेक्टर. तो हम इसको ईजी पुट कर सकते हैं हमारे ये किसमें, गॉस थ्योरम में. क्योंकि क्यू इनक्लोज इक्वल्स टू क्यू हो रहा है, क्योंकि जो टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज इसी गॉसियन सरफेस के अंदर है, और हमें पॉइंट P जो है वो भी हमें सरफेस पे ही निकालना है, ठीक है. तो यहाँ पे EDS cos थीटा, cos 0 हो जाएगा, दोनों के बीच एंगल 0 डिग्री का है. cos 0 होता है 1, EDS यानी कि E इंटीग्रेशन ऑफ DS इक्वल्स टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट. और ये जो इंटीग्रेशन ऑफ DS होता है ये होता है हमारा एरिया पर्टिकुलर सरफेस का. तो इसका एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर. आर कौन सा, कैपिटल आर, क्योंकि कैपिटल आर किसका है, ये रेडियस है हमारे नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इंटू में 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर. तो ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आया है ये है क्या, दिस इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर. जब हम बात करते हैं नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की, तो जो हमारा ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया ये हमारा हमेशा मैक्सिमम आएगा, ठीक है, जब हमारा पॉइंट कहाँ होगा, सरफेस के ऊपर. नेक्स्ट केस आता है व्हेन स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर. मतलब क्या है, जो रेडियस है, रेडियस बोले तो जहाँ पे हमें निकालना है अगला पॉइंट, हमारा पी कहाँ है, आउटसाइड है सरफेस के. तो जो हमारा अगला गॉसियन सरफेस होगा वो हमारे कंडक्टिंग स्फीयर के सरफेस से बड़ा होगा. जैसे कि यहाँ पे ये जो अंदर है पॉइंट, ये हमारा स्फीयर है, इसके ऊपर ये गॉसियन सरफेस है, क्योंकि इस बार पॉइंट P कहाँ है, बाहर है, इस सरफेस के बाहर है. तो चार्जेस का क्या है, चार्जेस तो इसके अंदर ही है. तो क्यू इनक्लोज अभी भी क्यू के इक्वली होगा, ठीक है. एरिया वेक्टर बाहर ही जाएगी गॉसियन सरफेस से 90 डिग्री पे, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर ही होगी आउटवर्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का मेन क्या है, वो पॉजिटिव से बाहर की तरफ जाती है. थीटा यहाँ पे भी 0 ही होगा. बस फर्क क्या आएगा, फर्क आएगा इस आर का, क्योंकि इस बार जो इस आर है, हमें इस आर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना है. इस बार इस आर का कोई रोल नहीं है. आर हम हर बार कौन सा चूज करेंगे, जो गॉसियन सरफेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा. तो यहाँ पे ये हमारा गॉस थ्योरम है, EDS इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट. क्यू इनक्लोज हम ऑलरेडी पता कर चुके हैं, क्यू है जो कि सरफेस के अंदर आ रहा है, ठीक है. और EDS क्या होता है, EDS cos थीटा, थीटा 0 आ गया दोनों के बीच का, cos 0 हो गया 1. तो E इंटीग्रेशन ऑफ DS इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट. इनक्लोज का क्यू हो जाएगा और DS, इसका भी हमें एरिया निकालना है 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर. स्मॉल आर क्यों लिया, क्योंकि इस बार पॉइंट बाहर है, ठीक है, और हमें ये वाला सरफेस कंसीडर करना है, क्योंकि ये जो आर होता है ये गॉसियन सरफेस का है, ठीक है. इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया क्यू अपॉन में 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट. तो यहाँ पे इससे ये पॉइंट क्या पता पड़ रहा है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के. और ये आर कौन सा है, गॉसियन सरफेस का रेडियस. जो हमारा गॉसियन सरफेस होता है ये उसका रेडियस है, ये उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. जैसे जैसे गॉसियन सरफेस बड़ी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड घटती जाएगी. तो नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे केस थर्ड की. केस थर्ड क्या होता है, जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर से
छोटा होगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा P है, जिस जगह पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, P लाइज इनसाइड दिस सरफेस। सरफेस कौन सा? जो हमारा नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, उस सरफेस के अंदर हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट P पे। तो जैसे कि ये हमारा वो सरफेस था, ये कौन सा सरफेस है? ये हमारा नॉन कंडक्टिंग सरफेस है, यानी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है। और इसके अंदर ये जो हमने सर्कल बनाया है, ये हमारा गॉसियन सरफेस है, और हमने माना है कि हमारा पॉइंट P यहाँ पे है, यानी इस कंडक्टिंग के अंदर। तो यहाँ पे हमें वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है जिसका रेडियस क्या है? स्मॉल r है, और इस पूरे सरफेस का क्या है? कैपिटल R है। तो यहाँ पे भी एरिया वेक्टर बाहर की तरफ ही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ ही होगा, क्योंकि एरिया वेक्टर क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से बाहर आती है। एंगल हो गया 0 डिग्री, यानी कि अगर मैं cos 0 निकालूं तो ये आ गया 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि जो हमारा चार्ज है, वो चार्ज तो पूरे स्फीयर में फैला हुआ है, तो हमें इस छोटे स्फीयर के अंदर चार्ज निकालना है। तो इसके लिए हमने हमारे बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ है, लाइक ये टोटल क्या है? ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ इस टोटल का स्फीयर। इस टोटल स्फीयर में Q चार्ज है, इतने वॉल्यूम है, तो 1 यूनिट वॉल्यूम में कितना होगा? Q/4/3 πr3। फिर हम निकालेंगे जितने में हमें रिक्वायरमेंट है, यानी 4/3 पाई स्मॉल r3, यानी अब इतने में चाहिए तो इतने में इतने का कितना पार्ट होगा, यानी बड़े वाले का ही छोटा कितना हिस्सा होगा। Q में 4/3 पाई कैपिटल R3 इंटू में 4/3 पाई स्मॉल r3। ये बेसिक मैथमेटिक्स है। तो यहाँ से हमारा चार्ज इनक्लोज आ जाएगा Q स्मॉल r3 अपॉन में कैपिटल R3। तो यहाँ से हमारा Q इनक्लोज आ गया। पहली चीज़ यही है, क्योंकि गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है? क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ EDS इज इक्वल टू Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट तो क्या? परमिटिविटी है, कांस्टेंट है। जो हमारा मेन है वो Q इनक्लोज है। सबसे पहले निकालना इसे ज़रूरी है, क्योंकि फिर बचेगा सिर्फ सरफेस का एरिया। तो हमने Q इनक्लोज निकाल लिया। हम यहाँ पे नॉर्मल इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ EDS cos थीटा आ जाएगा। cos 0 हम निकाल चुके हैं 1, तो बचा E इंटीग्रेशन ऑफ DS। ये DS का इंटीग्रेशन क्या होता है? हमारा जो गॉसियन सरफेस है, इस गॉसियन सरफेस का एरिया, क्योंकि ये स्फीयर है तो स्फीयर का एरिया क्या हो जाएगा? 4 पाई r3। यहाँ पे कौन सा आ रहेगा? स्मॉल r, जो गॉसियन सरफेस में यूज हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सीधे आ जाएगी, ये r² से r कट जाएगा, Q बचेगा r। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू QR अपॉन में 4 पाई कैपिटल R³ इंटू में एप्सिलॉन नॉट। तो इससे पता क्या चल रहा है कि जब भी पॉइंट सरफेस के अंदर होगा नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी रेडियस ऑफ दैट स्फीयर। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, रेडियस बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी, रेडियस घटता जाएगा। तो यहाँ मैंने ये ग्राफ बनाया है। ये ग्राफ क्या है? तीनों केसेस के लिए, केस 1, केस 2, केस 3, मतलब नॉन कंडक्टिंग स्फीयर पे हम जितने तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं उस पूरे के लिए ये ग्राफ है। तो इसमें क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड और R के बीच में ग्राफ है, यानी R क्या है? वो डिस्टेंस बिटवीन दैट पॉइंट फ्रॉम सरफेस टू दैट पॉइंट वेयर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये R है, और नीचे मैंने क्या? वो स्फीयर माना है, कौन सा? नॉन कंडक्टिंग। सबसे पहले हम कहाँ पे? R इक्वल्स टू 0 पे हैं, जहाँ पे हमने माना कि हम सेंटर पे निकाल रहे हैं, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगी, ठीक है। यहाँ से जैसे जैसे रेडियस बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी। कब तक? जब तक हम उसके सरफेस पे ना पहुंच जाए, क्योंकि सरफेस पे क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होती है, और तब तक वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है R के। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, रेडियस बढ़ेगा, तो हम क्या कर रहे हैं? रेडियस को बढ़ा रहे हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? प्रोपोर्शनलिटी के साथ बढ़ती जा रही है कॉन्स्टेंट वे में। तो ये E प्रोपोर्शनल टू R कब तक? जब तक सरफेस पे ना आ जाए। सरफेस पे आ गया एक बार, तो R इक्वल्स टू R हो जाएगा, यानी स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R हो जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? मैक्स। इसके बाद बारी आती है कब? जब पॉइंट P कहाँ है? आउटसाइड है, ठीक है। अभी तक कहाँ था? पहले सेंटर पे था, फिर सरफेस पे आया, अब आउटसाइड है। आउटसाइड होने पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है R² के, स्मॉल r के। तो जैसे जैसे रेडियस बढ़ता है, इलेक्ट्रिक फील्ड घटती जाती है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का रिटार्डेशन हुआ, मतलब ये गिरेगी, ठीक है, नीचे की तरफ, इसका कर्व नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यू गिरती जाएगी। तो ये हमारा बेसिकली ग्राफ हो गया। तो हमारा फोर्थ एप्लीकेशन होता है गॉस थ्योरम का। क्या है? ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ थिन चार्ज कंडक्टिंग शीट। मतलब क्या है कि आपके पास एक पतली सी कंडक्टिंग चार्ज शीट है, और उसमें से आपने लाइक मान लेते हैं हमने ये कोई पाइप है जिसको हमने क्या करा है? पेनिट्रेट करा हुआ है, कोई सरफेस है, कोई सिलेंडर है, ठीक है। ये हमने इसके ऐसे आर पार निकाल दिया है, और जिसका ये जो आगे हमने एरिया, ये जो हमने डिस्टेंस निकाला है, ये R डिस्टेंस है, ठीक है। तो हम अभी तक कर क्या रहे हैं? बेसिकली हमने अभी तक हमारे पिछले 2 वीडियोस में देखा कि हमारे पास गॉस थ्योरम के 6 एप्लीकेशंस होते हैं। हम उसमें अभी चौथी एप्लीकेशन पे भी आ गए। तो हम ये सब कर क्या रहे हैं? तो हम क्या कर रहे हैं? हम ये पता कर रहे हैं कि हम गॉस थ्योरम का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं हमारे रियल लाइफ में। ऐसा नहीं है कि जो मैंने 6 एग्जाम्पल, मतलब अभी तक 4 बताए और 6 बताऊँगा, सिर्फ यहीं कर सकते हैं। हम और भी जगह उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पर हमें एक्चुअल में करना क्या होता है? गॉस थ्योरम के इस फॉर्मूले के अनुसार हमें जो भी ऑब्जेक्ट है
या जो भी चीज़ है उसके ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना होता है, ठीक है। तो यहाँ भी हमें सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि गॉस थ्योरम का जो ये फॉर्मूला है हमें इसका यूज करके सिर्फ चार्ज इनक्लोज पता करना है कि उस पर्टिकुलर बॉडी पे चार्ज कितना है, और जस्ट उसका एरिया पता करना है। इन दो चीज़ों से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं उस चीज़ के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कंडक्टिंग शीट है, थिन चार्ज। तो ये हमारी शीट हो गई, मैं मान लेता हूँ ये हमारी एक शीट है, ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं ये हमारी शीट है, प्लस 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 प्लस, ठीक है। ये एक शीट है जिससे मैंने ये पास कर दिया, ये पास कर दिया। एक्चुअली मैं इसका मान लो टॉप व्यू ले रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे को टॉप व्यू से ये सिर्फ एक लाइन दिखेगी और ये भी सिर्फ एक लाइन दिखेगी, ठीक है। स्ट्रेट नहीं है, इसको स्ट्रेट कर देते हैं। और क्योंकि ये चार्ज है इसलिए मैंने इस पर प्लस चार्ज लगा दिया। अभी यहाँ पे मेरे पास टोटल 3 सरफेस है, एक आगे स्फीयर, एक ये स्फीयर और एक ये कर्व। तो क्योंकि ये तो प्लेन सरफेस है तो प्लेन सरफेस से एरिया वेक्टर ए बाहर आता है आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से इधर भी जाएगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इधर वालों के लिए इधर जाएगी और इधर के लिए इधर जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट से, ठीक है। इसका एरिया वेक्टर कहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है, इसका एरिया वेक्टर इधर जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में थीटा कितना 0, इधर थीटा कितना 0। लेकिन ये जो कर्व है, कर्व पे मैंने पहले भी बताया हम एरिया वेक्टर को सीधा नहीं निकाल सकते। हम क्या करते हैं, हम वहाँ पे ds वेक्टर यूज करते हैं। तो यहाँ से मैंने क्या करा, एक ds निकाला। ds बोले तो एक छोटा हिस्सा एरिया का, बाद में हम उसे इंटीग्रेट कर देंगे पूरे सरफेस पे, बट पहले मैंने ds निकाला। और इस ds के अनुसार इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ds ऐसे है, तो थीटा क्या आएगा 90। और क्योंकि मुझे पता है जो मेरा गॉस थ्योरम का फॉर्मूला होता है उसमें eds यानी फ्लक्स क्या आता है eds cos थीटा, तो यहाँ पे cos 90 तो वैसे ही 0 हो जाएगा। तो मतलब मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इस चीज़ पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, इस कर्व सरफेस पे कहीं से डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे यही करा है, हमने पहले Q इनक्लोज निकालना है। तो Q इनक्लोज कैसे निकालेंगे, ये जो थिन शीट है और ये जो एरिया जा रहा है, यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो मेरा चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है किसी एक एरिया पे, क्योंकि थिन शीट जो इसका एरिया है, ऐसा नहीं कि सिर्फ लाइन हो, लाइन तो मैंने बस दिखाया है वो एरिया। तो ये हो जाता है क्या मेरा, ये मेरा होता है सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पे चार्ज क्या होता है, हम इसे डिनोट करते हैं सिग्मा से, ठीक है। एंड सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो ऐसे क्यू क्या आ जाएगा, सिग्मा ए, ठीक है। क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए। तो हमारे पास क्यू इनक्लोज आ गया, कितना इनक्लोज है हम उसको पुट करेंगे गॉस थ्योरम में। तो ई डी एस हमारे पास बेसिकली ये 3 सरफेस की वजह से होता है, ठीक है, 2 तो प्लेन एक कर्व। तो हम तीनों को ऐड कर देंगे, ई ए प्लस ई डी एस कॉस थीटा, ये कर्व के लिए 2 प्लेन के लिए। कर्व तो ऑलरेडी 90 पे 0 हो गया, बचा ये ई ए कॉस 0, ई ए कॉस 0। हम क्या करेंगे, कॉस 0 1 होता है, दोनों को ऐड करेंगे, आएगा 2 ई ए इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ से एरिया कट जाएगा, तो देख के पता पड़ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया पे डिपेंड नहीं करता। ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा आया इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे, थिन कंडक्टिंग शीट पे। ये जो फॉर्मूला है ये एक्चुअली में न्यूमेरिकल, अगर न्यूमेरिकल लाइक व्यू से देखें तो आगे न्यूमेरिकल्स में ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा। लाइक इसके बाद ही हम जस्ट पढ़ने वाले हैं पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जहाँ पे हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे पता क्या पड़ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड अपॉन आर एज वेल एज थीटा। थीटा से भी इसको मतलब नहीं है, थीटा बोले तो मतलब नहीं है, यहाँ पे इसको एरिया से मतलब नहीं है, ये डिपेंड ही नहीं कर रहा, ठीक है। कब, थिन चार्ज शीट प्रोड्यूस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कोर्स। तो ये क्या है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ला रही है। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या करता है, वो आर पे डिपेंड ही नहीं करता, तो कांस्टेंट आएगा आर के टर्म में। तो इससे हमारा ग्राफ भी निकल गया। देन आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा और आपको एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम समझ में आ रहा होगा। तो अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो आप मेरी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें कमेंट सेक्शन में, मुझे बताएं मेरा पढ़ाने का स्टाइल आपको कैसा लग रहा है। और अगर अभी तक आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं करा है तो उसे भी प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी आने वाली फर्दर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू।